नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी है। बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी और इस नीति में 15 साल की अवधि पार हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रावधान किया गया है। वहीं यह भी सामने आया कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी के पहले चरण का जनवरी में शुभारंभ करेंगे। तो कैबिनेट ने राजस्थान AIML पॉलिसी का भी अनुमोदन किया है। वहीं अब प्रदेश में विशेष पुलिस सेवा यानी कि SOG ATS में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनको मूल वेतन का 25% अतिरिक्त देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। पहले ये राशि मूल वेतन से 15% ज्यादा मिलती थी, अब 25% ज्यादा मिलेगी। इसी तरह कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को हुई। बैठक में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति का अनुमोदन किया गया। बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। इस नीति में 15 साल की अवधि पार हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रावधान किया गया है। डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि नीति के तहत 15 साल की अवधि पार कर चुके वाहन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, कबाड़ी के पास पड़े वाहनों समेत अन्य वाहनों को स्क्रैप किया जा सकेगा। इस नीति के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, फिटनेस पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे। वहीं राजस्थान AIML पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा में अधिक पारदर्शी बनाया जाना एवं नए नवाचार आर्थिक विकास को प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आर्टिफिशियल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की भी स्थापना होगी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पॉलिसी लेकर आई है। ग्रीन एनर्जी, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण मुक्त उद्योगों को लगाने पर छूट मिलेगी। AIML नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में पचपदरा रिफाइनरी की जल्द सौगात मिलेगी। PM मोदी जनवरी 2026 में विधिवत उद्घाटन करेंगे। रिफाइनरी कब शुरू होगी, ये सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा है। अब लगता है 2026 में रिफाइनरी की सौगात मिल जाएगी। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि कैबिनेट के फैसले क्या राजस्थान के आगामी दिनों के विकास का रोड मैप है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ सवाल नंबर 2, रिफाइनरी का इंतजार खत्म, 2026 में उद्घाटन, क्योंकि यह भी जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसे लेकर निकल करके आई जब 2005 में रिफाइनरी की परिकल्पना की गई थी, तब इसकी लागत का जो आकलन किया गया था वो था 12,000 करोड़ रुपए। फिर बढ़ता बढ़ता अब ये हो गया 80,000 करोड़ रुपए का। इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि वाहन स्क्रैपिंग नीति, पर्यावरण संरक्षण को इससे बढ़ावा मिलेगा क्या? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं हमारे मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत पारिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राजेंद्र आर्य, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले पारिक साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा कि क्या ये राजस्थान का रोड मैप है जो आज के कैबिनेट के फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, कैसे देखा जाए सर? निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के आज कैबिनेट के फैसलों पर मुहर लगी है, ये राजस्थान के विकास की नई गति देने के लिए पर्याप्त है। मैं समझता हूँ राजस्थान
के विकास को आज नई गति मिलेगी। जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की बात हुई है, ग्रीन ऊर्जा की बात हुई है, साथ ही साथ रिफाइनरी की बात हुई है। एक लंबे समय से पेंडिंग रिफाइनरी का उद्घाटन विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसको हम कहते हैं बाड़मेर जैसा जिला, ये सब जिले आज सुसज्जित होंगे और इनके विकास की नई गति पकड़ेगी और वहां से राजस्थान को जिस प्रकार आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, जिससे संपूर्ण राजस्थान का विकास हो पाएगा। और मैं समझता हूं राजस्थान के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का काम कैबिनेट ने किया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार की घोषणाएं आज हुई है, चाहे वे जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी को लेकर के, एआई को लेकर के, लेखा नियमों को लेकर, इन सब नियमों को लेकर के आज जिस प्रकार घोषणाएं हुई है, वे सब इस बात को साबित करते हैं कि राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है और आने वाला समय राजस्थान का, और राजस्थान जो भारत देश के विकास का रास्ता जाता है वह इस राजस्थान से होकर जाता है, इस बात को तय हुआ है। जी आरिफ साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के तौर पर बड़े फैसले आज सरकार ने लिए हैं और यह भी बता दिया जो इतने दिनों का संशय बना हुआ था कि आखिरकार रिफाइनरी का उद्घाटन जो है वो जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए हेमंत जी, जहां तक इस सरकार की बात है, तो सरकार को आए हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी अगर हम अखबारों की सुर्खियां देखेंगे और खबरें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस तरीके से प्रदेश नशे के अवैध कारोबार में लिप्त है, जिस तरीके से अवैध खनन में लिप्त है, जिस तरीके से गैंगस्टर अपराध को बुरी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, अभी खबरें भी बुरी तरह से आ रही है, तो ये पूरी तरीके से सरकार हर मोर्चे पे विफल है। सरकार एक तरफ तो कहती है साहब भजनलाल जी ने 2 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब मंत्रियों की परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर है। तो सरकार की परफॉर्मेंस, अगर मंत्रियों की परफॉर्मेंस कमजोर है तो सरकार की परफॉर्मेंस ठीक कैसे हुई? आप हर एक मंत्री की आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना। पूरे के पूरे आपके विधायक पूरी तरीके से नाराज हैं, सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप देखिए राजस्थान के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को मुंह पे करारा तमाचा मारा। उन्होंने कहा कि भाई जो अरावली की जो व्याख्या की थी या जो परिभाषा तय की गई थी वो उस पर हम रोक लगाते हैं। तो आज इस बात को आपको समझना पड़ेगा और लगातार हम इस सरकार के लिए पूरी तरीके से चेतावनी के रूप में देख रहे हैं कि भाई हम इस सरकार के जो गलत फैसले हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब बात ये कर रहे हैं साहब, देखिए ये सरकार ना तो चुनाव कराना चाहती, जनता के जो लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करा रही है, छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा रही है, आपके पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रही, क्योंकि इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। भाई केंद्र अगर पंचायती राज प्रतिनिधि आएंगे या स्थानीय निकाय प्रतिनिधि आएंगे तो वो पैसा मांगेंगे, वो अपने हक की बात करेंगे। इनको हक तो देना नहीं है ना, लोकतंत्र और संविधान में इनकी कोई रुचि नहीं है। कैबिनेट के फैसले पे भी मैं आ रहा हूं। देखिए चुनाव को लेकर अभी कुछ दिनों से अखबार में सुर्खियां बन रही थी साहब कि जो मतलब शैक्षणिक योग्यता का करने वाले हैं, 10वीं या 12वीं करने वाले हैं पार्षदों के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। तो अब देखिए ना, इस सरकार की चुनाव में रुचि नहीं है तो उस फैसले को लंबित रख दिया। तो आप सोचिए ना, इस सरकार की, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, फिर जहां तक रिफाइनरी की बात है तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। 2 साल होने के आए, उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि एक चरण का आप उत्पादन शुरू कर देंगे, मैं कह रहा हूं कि आपने लगातार इस रिफाइनरी को रोके रखा। 13 से 18 तक आपने रोके रखा, हमने 18 से 23 के अंदर पूरा काम किया। आपने कहा कि हम 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर रिफाइनरी स्थापित हो जाएगी, लेकिन लगातार आप टालते टालते उसको 2 साल से ऊपर लेके चले गए। तो ये अपने आप में बहुत बुरी बात है। और किसानों की जहां तक बात है, मैं हेमंत जी आपको एक बात बता दूं, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। आप बताइए, क्या सिर्फ भाजपा के विधायक हैं वहीं पे ही किसानों की फसलें खराब हुई है क्या? 91 में जो भाजपा विधायक है उनके क्षेत्रों के अंदर 1000 करोड़ का खराबे का जो मुआवजा है वो मिलेगा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर जहां पे चाहे 1000 mm से ज्यादा भी बरसात हुई है वहां पे मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये दोगला चेहरा और दोगलापन और ये भेदभाव की जो नीति किसानों के साथ लगातार ये सरकार अपना रही है वो पूरी तरीके से, जहां तक स्क्रैप नीति की बात है, मैं कहता हूं कि अगर आपका वाहन अच्छी कंडीशन में है, पर्यावरण के मानक पूरे करता है और बहुत बढ़िया आपने उसको मेंटेन रखा है, तो उसको स्क्रैप में क्यों डालना भाई? आप बताइए ना, पूरी की पूरी पुरानी गाड़ियां चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को या जो ऑटोमोबाइल लॉबी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए आप ये नीति लेके आए हो। जबकि हकीकत यह है कि जो वाहन, उनका क्या करें? ये तो सेंटर की नीति है ना। देखिए नहीं, सेंटर की नीति है ना, सेंटर में भी तो पूंजीपतियों के मित्र बैठे हैं, वही तो इनको आपके राज में भी तो यही होता था। आज मैं आपको सिर्फ
बदल देते। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं क्या दिल्ली में कब से हमने चल किया रहा ना है फैसला, जब दिल्ली सरकार में जब ये फैसला आया कि साहब 2010 से पुराने वाहनों को वहां पे पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो हमने वहां पे रोका, तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। अच्छा आरिफ साहब, मुझे एक आप बात भी बता गजब दीजिए, करते हैं कि वाहनों कुछ की भी कंडीशन फैसला अच्छी हो है। तो उसका विरोध करना है, इसलिए बोल देते हैं कि ये गलत है। विरोध? स्क्रैप कोई मैं आपको क्या कह रहा हूं, जबरदस्ती थोड़ी हो जाएगा। जो स्क्रैप है, जो करवाना चाहता है स्क्रैप में, देना चाहता है, जो लाभ लेना चाहता है वो करवा लेगा। नहीं, अरे मिलता क्या उसको? 20,000 भी नहीं मिलेंगे गाड़ी का। प्रदूषण वाले जो कबाड़ी के पास वाहन पड़े हुए हैं उसमें कौन सा? पर आप अगर मैं आपको कह दूं कि ये प्रदूषण क्या करने हुआ, वाली देखिए गाड़ियां। कटारा की नियुक्ति कैसे हुई, फिर आप उस पर नहीं जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं आपको कैबिनेट के फैसलों के, आपने सारी बातें कर ली, मैंने तो सुन आप लिया। रामूराम रायका की नियुक्ति कैसे हुई, ये बता दीजिए। आप बता दीजिए रामूराम रायका की नियुक्ति कैसे हुई? वो पैसे आप किसको बता दिए दीजिए थे? ना, रामूराम रायका की नियुक्ति कैसे हुई? तो आप बताओ ना, आपको मैं पता होगा। एजेंसी आप थोड़ी बड़े ना हूं। पत्रकार हो, आपको सारी बातें पता एजेंसी होती है। थोड़ी हूँ। लक्ष्मीकांत पारिक साहब जवाब तो दीजिए एजेंसी- उनका। वो कह रहे हैं कि नहीं। देखिए अब ये रिफाइनरी से लगाकर, और रिफाइनरी 2013 के लास्ट में चुनाव से पहले 37,382 करोड़ की बताई थी। अब वो आज बता रहे हैं मंत्री जी की 80,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी हो गई। बताओ लागत। देखिए चरणबद्ध रूप से रिफाइनरी काम चल रहा है। माननीय आरिफ साहब ये भूल जाते हैं, कभी राजस्थान के अंदर 18 से 23 आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने किस प्रकार का काम रिफाइनरी को लेकर किया सबको पता है, क्योंकि आपकी सरकार के पास विजन नहीं था। आपकी सरकार सिर्फ होटल में कैद रहती थी और विधायकों को मनोरंजन करते थे। आप माननीय सचिन पायलट जी को निकम्मा और नकारा कहने से फुर्सत नहीं थी, और विधायकों अपनी लॉबी थी, इसलिए आपको फुर्सत नहीं थी कि आप रिफाइनरी को काम कर पाते, राजस्थान के हितों में कोई बड़े फैसले ले पाते। मैं समझता हूं जिस प्रकार की बात सम्मानीय आरिफ साहब कर रहे थे, अभी अरावली को लेकर बड़ा इन्होंने प्रश्न यहां पर खड़ा करने प्रश्न विषय किया। मैं जब अरावली की बात होती है, मैं बिल्कुल कहता हूं कि अरावली के फैसले को संपूर्ण रूप से समीक्षा की आवश्यकता शायद है, और इसलिए आवश्यकता है कि ये मुकदमा चल रहा है 1985 से, जिसमें मिस्टर मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे अवैध खनन को लेकर फैसला है। जब एक कमेटी बनती है, एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर कमेटी बनती है, कमेटी 4 राज्यों के अंदर इसका मामला देखती है, तो पाती है राजस्थान को खनन को लेकर या अरावली को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर के राजस्थान में एक नीति बनी हुई है। वह नीति 2006 में लागू होती है। उस 6 की नीति को ही सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने वहां लागू करने का प्रयास किया। अब ये कह दें कि 6 की नीति हमारी नीति, माननीय गहलोत साहब ट्वीट कर देते हैं। देखिए कांग्रेस का एक बन चुकी, कांग्रेस की नीति बन चुकी है, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ और झूठ की राजनीति करती है। यदि कभी भी आवश्यकता हो, किसी भी समय आवश्यकता हो, तो अरावली के मुद्दे पर जब भी बहस हो, आप अलग से बहस रखिए। उस पर चुनौती देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, आए मुझसे बहस करें, मैं बताऊं कांग्रेस ने क्या गलती की उसको लेकर के। अब आज की कैबिनेट के फैसले पर जिस प्रकार का कांग्रेस को चाहिए था कि आज अभी सम्मानीय आरिफ साहब कह रहे थे, जिस चीज को लेकर कह रहे थे कि साहब ये गाड़ियों को लेकर के, अरे स्क्रैप की नीति तो आपकी सरकार, जब मनमोहन सरकार थी ना, तब भी बनी थी, और तब भी आपने 15 साल से ऊपर के वाहनों को दिल्ली के अंदर बैन करने का प्रयास किया था। आप याद क्यों नहीं करते अपने कैबिनेट के फैसलों को? आप अपने समय को लोगों को भूल जाते हैं। अच्छा खाऊंगा और बुरा कड़ा थूक दूंगा, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको अपने समय के फैसलों समीक्षा भी करनी होगी। यदि कोई भी सरकार हो, जज का कोई फैसला लेती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। इस स्वागत करने की जगह हमेशा नहीं, ये कैसे हो सकता है कि भाई 15 साल वाले वाहन दिल्ली में तो प्रदूषण फैलाते हैं और अपने राजस्थान में आते हैं उनका प्रदूषण बंद हो जाता है। तो राजस्थान भी सरकार भी उस बारे में सोच रही है आरिफ साहब, तो जरा दिल्ली वालों को भी प्रदूषित नहीं हो और राजस्थान भी प्रदूषण से बचा रहे। देखिए क्या गलत है? प्रदूषण के लिए कारण दूसरे हैं। वाहन का पुराना होना प्रदूषण का कारण नहीं है। हेमंत जी, वाहन का पुराना होना प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रदूषण का कारण है उसका गलत तरीके से जो उसके पर्यावरण मानक है उनका उल्लंघन। आप सोचिए, आप विदेशी जो ताकतें हैं उनके इशारों पे मत खेलिए, क्योंकि उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पनपाना है। तो जवाब दे रहे हैं तरीके से ये पूरा जो नेक्सस है। एक मिनट, फिर तो मनमोहन सिंह जी विदेशी नीतियों पर ही खेल रहे थे, ऐसा मान लें। सोनिया गांधी विदेश की नीतियों पर लौट रही थी, जैसा मान लें। हर फैसले की आलोचना करना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आप भी क्या कर रहे थे। आप बताइए ना, आप प्रदूषण रोकने में, आप तो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप पूरी तरीके से, मुझे लगता है विवेक शून्य लोगों से मैं क्या बात करूं, कटवा रहे, आप पूरा का पूरा। अरे एक पेड़ मां के नाम इस मोदी सरकार ने लगाए 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ पेड़ इस राजस्थान की इसी सरकार ने लगाए। माननीय बदलाल जी शर्मा ने लगाए, माननीय मोदी जी लगाए। तुमने एक पेड़ लगाया तो बता दो, तुमने करोड़ों पेड़ तुमने काट दिए। हम रोज पेड़ लगाते हैं, अरावली को संरक्षित करने का काम भी हमने किया है। 250 करोड़ रुपए के पेड़ यदि हरियाली लगाई है तो इस सरकार ने लगाई है। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ खेल रहे हो।
कोल माइनिंग के नाम पे मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण क्या बात करेंगे सब। आप माननीय बताइए, माननीय आप आर्य पर्यावरण साहब मानक को विद्वान आदमी हैं, फिर राहुल गांधी पर जाते पूरा का पूरा हो चलिए मैं आता हूँ वापस से मुद्दे पर आते हैं और जैमिनी साहब भी हमारे साथ है। क्योंकि जैमिनी साहब कैसे देखा जाए आज के जो कैबिनेट के फैसले हैं, क्या राजस्थान के मायने को अगर आप समझें इन फैसलों को लेकर तो कैसे समझें? देखिए हेमंत जी, अगर आज के जो फैसले उससे लग रहा है कि भजनलाल भाग्यवान है। अगर पूर्वी राजस्थान को राम जल सेतु से पानी मिल जाता है और पश्चिमी राजस्थान में थार के जो धोरे हैं उनसे अगर पेट्रोल उगलने जग जाता है तो राजस्थान का कायाकल्प हो जाएगा। पानी और रेवेन्यू दोनों के लिए आज का जो फैसला है इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो फैसला है उस पर समीक्षा करने की दरकार है। वो फैसला है कि एसओजी और एटीएस में जो कार्यरत कर्मचारी है उनकी तनख्वाह 15% से बढ़ाकर 25% कर दी। एसओजी ने बढ़िया काम किया होगा, लेकिन हालात ये है कि एसआई भर्ती में आज तक सरकार फंसी हुई है। कभी एसआई भर्ती की रद्द करने की अनुमोदना कर देती है, सरकार उसके खिलाफ जाती है। एसओजी में दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो आज अखबारों में पब्लिश हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईडी दिनेश खड़ोनिया और बाबूलाल कटारा के पैसे के लेन देन का खुलासा कर देती है। ये एसओजी नहीं कर पाती। तो ये हमारी उसके बाद भी राजस्थान की सबसे खोड़निया बड़ी पर क्या एजेंसी एक्शन है। हुआ? अभी खोड़निया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वो तो मानहानि का दावा करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल देखिए मीणा वो पर। मानहानि का दावा करे, कोई छू भी पाया क्या? आप बताओ जैमिनी साहब, क्या ये खुलासे तो हो गए, लेकिन तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन से पूछताछ भी हुई क्या उसी एसओजी की तरफ से? ये सवाल तो पूछेंगे ना। एसओजी इस चीज को नहीं खोल पाई। एसओजी ने ईडी ने खोल के क्या कर लिया? जी, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आज पॉलिसी लेके आए वो अच्छी बात है कि राजस्थान के हित में है, लेकिन ये थोड़ी चलाने वाली 24 नीतियां ले आए हैं। अभी तक भजनलाल जी 24 पॉलिसीज ले आए हैं, उनका भी खुलासा कर दे। टूरिज्म का तो जिस तरीके से आईफा का आयोजन हो रहा है उसके बाद हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से टूरिस्ट पैलेस उमड़ रहे हैं, तो ये पॉलिसी उनकी कामयाब है। ऐसे ही कहीं न कहीं एसओजी और एटीएस जो राजस्थान में क्राइम है उसको रोकने के लिए आप तनख्वाह तो बढ़ाइए, उनका आउटपुट भी देखिए। जो एक इंपॉर्टेंट है एआई पॉलिसी, अगर ईमानदारी से करप्शन को रोकना है तो एआई पॉलिसी लानी पड़ेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। 2047 के विकसित राजस्थान के सपने को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार के 2 साल पूरे होने वाले जश्न में शामिल नहीं हुए, लेकिन अगर वो रिफाइनरी के उद्घाटन में आते हैं और जुलाई 2026 से राजस्थान में रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता है तो फिर जनता मान लेगी कि यमुना का जल भी ये जो अटारी का लाल है ये पिला देगा, और जो चंबल, पार्वती और काली सिंध का पानी है वो भी 19 जिलों को पिला देगा। अगर 26 जो जुलाई 26 में रिफाइनरी का जो उत्पादन शुरू हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के जो डिसीजन है उनमें पंचायत के लिए भी निर्णय लिया गया है कि पंचायतों को हम रेवेन्यू देंगे, जो एक एक्ट है उसके तहत इतने % देंगे, और जो लोकल बॉडी जो उनको देंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था कि 2 बच्चों के जो माँ बाप है, 2 बच्चों से ज्यादा, वो पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, उसका एक इंतजार था। तो कहीं न कहीं कुछ अभी डिसीजन रह गए हैं। दूसरा जो बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र में कई अहम एक्ट लाने हैं, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के एक्ट लाने हैं, उन पर चर्चा होने की उम्मीद थी, उस पर नहीं हुई। तो कुल मिलाकर जो एक डेवलपमेंट का एक रोड मैप तो इस बजट जो आज की अच्छा एक मैं चाहता हूं कि इस पर भी एक टिप्पणी हो जाए, क्योंकि आज महत्वपूर्ण जानकारी दी गई रिफाइनरी को लेकर के। तो जो लोग पहले कहते थे 42,000 करोड़ रुपए तो बहुत महंगा हो गया, अब 80,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। जैमिनी साहब, जल जीवन मिशन में 139 इंजीनियरों को जैमिनी साहब 4 सीट दी, उनको मुक्त करते जा रहे हैं। ये भी बता दें, ये बड़े वादे थे। और सुरेश ढाका कहां है ये भी पूछता है राजस्थान। तो ये तमाम चीजें हैं, अच्छे निर्णय हैं, उसके लिए साधुवाद है, लेकिन काफी कुछ करने की दरकार है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। इन फैसलों को जमीन पर लाना राइजिंग राजस्थान के हिसाब से बड़े अहम फैसले हैं। जैमिनी साहब, अब आप सुन रहे हैं क्या मुझे? जी, ये रिफाइनरी 2005 में जब इसकी परिकल्पना की थी तब लागत का आकलन किया था 12,000 करोड़ सिर्फ, फिर देरी होती गई। 2013 के चुनाव से पहले आकलन किया लागत का कि 37,382 करोड़ रुपए की रिफाइनरी पड़ेगी। फिर 2013 में सरकार बदल गई, फिर अब उसके बाद में आया कि 42,000 करोड़ की पड़ेगी। तब कहा गया किसी ने कि देखो ये तो महंगी होती जा रही है, जनता का पैसा है, ये फूंकता जा रहा है। अब ये जानकारी सामने आई है कि ये रिफाइनरी पड़ेगी राजस्थान को 80,000 करोड़ रुपए की लागत की। बिल्कुल, ये हमारी जो नेताओं की सियासी क्रेडिट लेने की लागत है। डेवलपमेंट के ऊपर किसका टैग लगे,
कौन इसका उद्घाटन करे, कौन इसका फीता काटे, उसको लेकर जो बार बार रणनीति है कि मारवाड़ की राजनीति को बदलने में रिफाइनरी बड़ा अहम है। स्थान बदलने से लेकर हमने देखा नेताओं के, स्थानीय वहां के नेताओं में किस तरीके से खींचतान हुई मदन प्रजापति में, और कई जो इंपॉर्टेंट है वो तमाम चीजें, हरीश चौधरी, कई नाम आते हैं बड़े बड़े। तो जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं, जो कहीं न कहीं राजनेता हित लाभ में इस राजस्थान को जो बहुत पहले सौगात मिल जानी चाहिए थी, ये राजस्थान के दौरे पहले से ही सोना उगलना शुरू करते थे। ये धरती सोना उगले वो नारा साबित हो सकता, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस 25 साल में हमने देखा एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसके चलते ये रिफाइनरी राजस्थान की जनता की जेब पर बहुत भारी पड़ गई और 80,000 करोड़ का आंकड़ा छू गई। ये हमारी प्रशासनिक अदूरदर्शिता को बताते हैं। दूसरा, जो एआई वाली जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग कि अभी अखिल अरोड़ा जी आए हैं, और अखिल अरोड़ा जी तो आईटी के महान विशेषज्ञ हैं। जब अखिल अरोड़ा जी आईटी की स्पेशलिस्ट थी, तब इसी बीजेपी ने कहा था कि उनके सोनों की अलमारी से सोना उगल रहा है, सोने की सिलियां मिल रही है। तो ये एआई वाली जो पॉलिसी लेके आए हैं, वो पॉलिसी केवल ऑब्लाइज नहीं करने वाली नहीं हो जाए, क्योंकि डीजी फेस्ट वगैरह सभी अखिल अरोड़ा जी के पहले के प्रोडक्ट हैं, उनको अब ये लॉन्च कर रहे हैं। अशोक गहलोत से भी लॉन्च कराए, अब भजन लाल जी से। तो भजन लाल जी को कहीं न कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पुरानी बोतल में नई जाम तो आप परोस रहे हो, ये उतरेगा या नहीं जनता, ये तो बड़ी बात कह दी है जयमनी साहब सवाल पूछेगी। ये वही अखिल अरोड़ा है, ये वही एआई पॉलिसी लेके आए हैं। तो कहीं उसके पीछे कोई एक बड़ा व्यापारिक साजिश तो नहीं है, किसी को ओबलाइज करने की थ्योरी तो नहीं है। ये भी राजस्थान की जनता के मन में सवाल है। ठीक है पारिक साहब बोलिए। मैं समझता हूँ माननीय जयमनी साहब ने अपने जहन के हिसाब से प्रश्न को उठाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप जयमनी साहब माननीय अखिल अरोड़ा साहब से कोई अड़ाव रखते हो, वो विषय अलग हो सकता है। माननीय गहलोत साहब को माननीय अखिल अरोड़ा साहब ने क्या सुझाव दिए मुझे नहीं पता, गहलोत साहब ने कितना अमल किया मुझे नहीं पता, माननीय आरिफ साहब इस बारे में बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से। लेकिन मेरा सीधा मानना है कि भजन लाल जी की सरकार है, जो कार्रवाई राजस्थान के हित के लिए होगी उस पर पूर्णतः हम काम करेंगे। किसी अधिकारी के अंदर हम काम करने वाले बिल्कुल नहीं है। उसको पूर्णतः तोलकर सतोलकर संपूर्ण रूप से देखकर कि राजस्थान के हितों की उसमें रक्षा होने जा रही है नहीं होने जा रही, राजस्थान के युवाओं को तो फायदा होने जा रहा है नहीं होने जा रहा, उसके बाद ही उस नीति को अमल में लाया जाने का प्रयास यहां पर हो रहा है। और हम वह सरकार है जो 24/7 राजस्थान का मुख्यमंत्री काम करता है। राजस्थान वह मुख्यमंत्री नहीं जो पार्ट टाइम काम करता है, होटल बैठकर शासन चलाता हूं, ऐसा राजस्थान मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिवालय बैठकर कैबिनेट के फैसलों पर काम करता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री वह मुख्यमंत्री नहीं है जो दिल्ली रोड की होटल पर बैठकर, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एसओजी एसआईटी को 15 के बजाय 25% ज्यादा जो है वेतन के हिसाब से बढ़ावा देने की बात कही है। एसओजी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई जहां पर ईडी पहुंची, और ईडी पहुंच के भी क्या कर लिया। देखिए एसओजी ने जिस प्रकार काम किया है, मैं समझता हूं पिछले 2 वर्षों में ही नहीं, इस 2 वर्षों पूर्व भी एसओजी ने लगातार अपने काम को ठीक करने का प्रयास किया है। अब माननीय जयमनी साहब ने एक प्रश्न यहाँ पर यूं खड़ा किया है कि साहब बाबूलाल कटारे से पूछताछ में कुछ नहीं उगल पाए, ये विषय अलग हो सकता है। ईडी ने वहां पर जानकारी प्राप्त कर ली और ये एसओजी नहीं कर पाई, लेकिन एसओजी की मेहनत, एसआईटी का गठन और जिस प्रकार से पेपर लीक माफिया में कड़ी कार्रवाई और कार्रवाई के बाद उसको कौन फर्जी है उसकी डेफिनेशन नहीं दे पाई एसओजी, कि कौन फर्जी थानेदार है उसकी आज तक डेफिनेशन नहीं दे पाई। 2 साल हो गए, उनको टर्मिनेट करो। बस बार बार कहते थे ये फर्जी है, रामू राम रायका के बेटे बेटी सबकी जमानतें हो गई। तो ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं राजस्थान। क्या जयमनी साहब जमात हो जा रहा है इस बात का पर्याय कि जो मुजरिम है वह बरी हो गया? क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कानून किसी धारा के अंदर किसी मुजरिम को जमात दे देना, उसको बरी कर देना, बरी कर देना मात्र है क्या? आप बता दीजिए मुझे, यदि कोई आदमी 102 के मुकदमे बंद हो गया, उसको जमात हो गई, तो वो क्या वे हत्या के मुकदमे बरी हो गया? तो जयमनी साहब धैर्य रखना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कानून के मामले में आपके पास है, मेरे पास है। जमात हो जाना इस बात का जो तक कभी भी नहीं हो सकता कि कोई आदमी बरी हो गया है। राजस्थान का नौजवान यही तो चाहता था, इसीलिए तो आपको लेके आए कांग्रेस को हटा के। देखिए मैं समझता हूं जयमनी साहब आप हमको लेकर के आए, कांग्रेस को लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने भजन लाल शर्मा ने 15 तारीख को शपथ ली, 16 तारीख को एसआईटी गठन किया और 16 तारीख से पेपर लीक माफिया कड़ी कार्रवाई कर राजस्थान के युवाओं को संदेश देने का काम किया। और वही कड़ी कार्रवाई का नतीजा है कि बाबूलाल कटारे जैसे लोग आज इसके सड़कों में पीछे। जी आरिफ साहब, सरकार का मानता नहीं था ये सब ये कांग्रेस के कार्यकाल में जी। अब भजन लाल शर्मा राजस्थान का एक नया विजन लेकर के चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपको तकलीफ हो रही है। देखिए क्या विजन लेके चल रहे हैं। अगर भजन लाल जी का जिस संभाग में दौरा होता है
उस जिले के तमाम जो हमारे यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के या कांग्रेस के जो लीडर है, युवा है, उनको पकड़ के थाने में नजरबंद कर दिया, घर से उठा लिया जाता है। क्या सरकार इतने विरोध से इतना डरती है? अगर आपने अच्छे काम किए तो सुनिए ना, युवाओं की आवाज तो सुनिए। आप सीकर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे जोधपुर हो, जहां पे भी भजन लाल जी का दौरा होगा, सबसे पहले एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के जो प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता, उनको पकड़ के घर से पकड़ के कितने लोगों को बंद किया, कितने लोगों को पकड़ा, रास्ता बताइए। कोई रिकॉर्ड है? झूठ नहीं बोला करें, झूठ नहीं बोला करें, झूठ बोलना ठीक नहीं है, झूठ बोलना ठीक नहीं है। जो बदमाशी करते हैं, बदमाशी करते उनको बंद किया जाता है। कानून से बद काम करते हैं हम तो अगर कोई आदमी गलत काम करेगा बंद होगा, 100 बंद होगा तो होगा। आप छात्र, यदि आप जाएंगे उंगली आंदोलन करेंगे, बिना बात का आंदोलन करेंगे, कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे स्टेट करेंगे, सड़क के ऊपर जाकर के रास्ता रोकेंगे तो आपकी कार्रवाई होगी। इसमें क्या गलत है? सभी लोगों का अन्य आप रास्ता रोकने का काम करेंगे, चोरी कार्रवाई होनी चाहिए आपके खिलाफ। क्या सरकार होगी क्या आपके खिलाफ कार्रवाई? विरोध प्रदर्शन से अरे रास्ता रोकोगे, चोरी कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। यदि रास्ता रोकोगे हम जनता का, कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। पोल खुलने से आप जाइए, प्रदर्शन करिए, स्थान में एकत्रित होइए, सड़क कर्मी को उजागर करिए। मैं आप नहीं कर पाते क्योंकि डर आपको लगता है। एक आंदोलन 2 वर्ष में खड़ा किया तो बता दीजिए। आरिफ साहब, ये तो बता दो कटारा को कितने रुपए लेकर के बनाया था आरपीएससी का सदस्य? तो आरिफ साहब ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे, इनको पता ही नहीं है, बता ही नहीं पाएंगे को कितने रुपए लेके बनाया था भाजपा सरकार ने। आप बताइए ना। सरकार आपकी थी ना, आप बताओगे, मैं सरकार में थोड़ी था। वो बाबूलाल कटारा बोल रहा है भैया, तुम्हारे घर का नाम है बाबूलाल बोल रहा है, तुम्हारा बाबूलाल बोल रहा है, तुम्हारा बाबूलाल बोल रहा है, अशोकगढ़ का बाबूलाल बोल रहा है, बाबूलाल बोलता है तुमने पैसे खाए, बाबूलाल बोलता है कौन ने पैसे खाए, बाबूलाल बोलता है, बाबूलाल बोलता है, बाबूलाल की आवाज सुनो। आपने वीके सिंह को कहीं तो सुनो बाबूलाल की आवाज। काम कर रहा था तो आपने एसओजी के एडीजी को क्यों हटाया भाई? बताइए ना, जवाब दीजिए। आप एक तय नहीं कर पाए कि कौन सा जो थानेदार है वो फर्जी नियुक्ति प्राप्त किया है। आपके 2 साल में फैसला नहीं हो पाया और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपने एसओजी के एडीजी को हटा दिया। जी, चलिए मुद्दे यही है कि आज कैबिनेट की बैठक में जो फैसले किए गए हैं वो राजस्थान में दूरगामी क्या असर डालेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कैबिनेट ने बड़े फैसले किए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी दिनों में राजस्थान विकास के पथ पर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी गति और ज्यादा तेज हो।